Dear students, today our topic is significant figures. Before understanding this topic, first you should learn about these two terms, precision and accuracy. What does it mean? In English language, these two are synonyms to each other. ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं. Accuracy means accurate, किसी चीज का बिल्कुल ठीक होना. ये तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, बट इन साइंटिफिक टर्म दीज टू आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नॉट देयर मीनिंग इज एग्जैक्ट. सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए जो मैं आज आपको एग्जांपल दे रही हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे. क्या करें बच्चों, एक हमारे पास दो आर्चर हैं. आर्चर कौन होते हैं? जो बच्चे धनुर्विद्या करते हैं, जो धनुष वगैरह चलाते हैं. ठीक है, तीर कमान वाला खेल. हमारे पास दो आर्चर्स हैं जो आर्चरी कर रहे हैं. इन लोगों को क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास गोल एरिया है. ये यहाँ पर अगर अपना तीर फेंकेंगे बिल्कुल सेंटर में तो इनको मिलेंगे 10 मार्क्स. इसके यहाँ फेंकेंगे 9 मार्क्स, यहाँ फेंकेंगे 8 मार्क्स, यहाँ फेंकेंगे 7 मार्क्स, और इसके बाहर फेंका तो कोई नंबर नहीं. तो हमारे पास एक जापानीज है और एक इंडियन है. तो सबसे पहले, एज यू ऑल नो, जापानीज की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है. इनके इक्विपमेंट्स ये टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो सबसे पहले जब जापानीज ने आर्चरी स्टार्ट करी तो ये यहाँ पे आके उसने तीर लगाया बिल्कुल सेंटर में. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसको कितने नंबर मिले? पूरे 10. उसके बाद दोबारा उसने स्टार्ट किया. उसके बाद इंडियन की बारी आई. इंडियन ने जब फर्स्ट ट्राई करा तो यहां पे आके लगा. आप ये पॉइंट देख सकते हैं. तो उसको कितने नंबर मिले? 8 मार्क्स. एज इंडियंस आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन फिर भी उसको नंबर कितने मिले? 8 मार्क्स. उसके बाद जापानीज ने दोबारा किया और यहां पे आके टकराया. कितने नंबर मिले? 9 मार्क्स. अगेन इंडियन ने फिर से ट्राई किया और कहां पे लगाया निशाना? अगेन यहाँ. तो कितने नंबर? 8 मार्क्स. फिर से जापानीज ने ट्राई करा और यहाँ लगाया तो कितने नंबर? 9 नंबर. इंडियन के पास फिर से उसने निशाना लगाया और यहीं पे, तो कितने नंबर? 8 मार्क्स. अब अगर आप ओवरऑल इसका रिजल्ट देखिए तो जापानीज का टोटल हुआ 28 और इंडियंस का टोटल हुआ 24. अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स जापानीज बिल्कुल, मतलब जापानीज इज द विनर. इंडियन हार गया. लेकिन फिर जापानीज इंडियन से क्वेश्चन करता है, भाई जब तुम 8 पे बार बार निशाना साध रहे हो तो तुम 10 पे भी कर सकते थे. तो उसने क्या बोला? मेरे जो इक्विपमेंट में जो मुझे 10 दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा था, तभी मैं बार बार यहाँ पे निशाना साध रहा था. इसका क्या मतलब है? कई बार हम लोग टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते लेकिन हम वैसे टैलेंटेड हैं. तो यहां से आपका प्रिसीजन और एक्यूरेसी का क्या मतलब है? ये जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटेबिलिटी ऑफ एनी वैल्यू, आइदर इट इज एक्यूरेट और नॉट, पर ये वैल्यू बार बार आ रही है चाहे वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू के बराबर है या नहीं, लेकिन एक ही वैल्यू उसके आसपास आ रही है. फॉर एग्जाम्पल देखो, इसकी बच्चों 2 वैल्यू थी 10, लेकिन 8 उसके आसपास आ रहा है और बार बार वो हमारा क्या होता है? प्रिसीजन. प्रिसीजन इज रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स ऑफ वैल्यू. जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम वैल्यू. हाउ क्लोज two or more measurements are to each other of whether these measurements are accurate or not. बच्चों फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए 2, जो मेरा लैब में एक्सपेरिमेंट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 2. कभी मेरा आंसर आ रहा है 1.9, 1.8, 1.79 और फिर से 1.8. तो ये वैल्यू मेरी क्या है? एक दूसरे के आपस में बराबर है लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं है. तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई? प्रिसीजन. अब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या है?
closeness of a value to the true value. Accurate means जो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, उसके करीब करीब जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या होगी, एक्यूरेट. जैसे आप देखिए, हमें एक्चुअल वैल्यू यहाँ चाहिए थी 10, तो जापानीज के रिजल्ट्स कितने आए, 10 9 9 10 9 9. तो जापानीज हमारा क्या हुआ, एक्यूरेट. अब अगर कोई चीज एक्यूरेट है तो डेफिनेटली वो प्रिसाइज होगी, लेकिन अगर कोई चीज प्रिसाइज है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट होगी. प्रिसाइज का मतलब है रिपीटेबिलिटी ऑफ वैल्यू, किसी वैल्यू का बार बार आना, चाहे वो वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के इक्वल हो या ना हो. लेकिन एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारी जो हमारी वैल्यू आ रही है ट्रू वैल्यू बिल्कुल नजदीक नजदीक है. So in terms of these definition, Japanese is accurate as well as precise and Indian is precise. अब हम इसे लैब के थ्रू समझते हैं. ये तो हमने कोई एक डेली लाइफ एग्जांपल ले लिया. फॉर एग्जांपल हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हमें उसकी ट्रू वैल्यू पता है, उसकी ट्रू वैल्यू है 2.019. जो उस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है दैट इज 2.019. अब हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं ए बी सी, जिन्होंने दो बार उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. फर्स्ट टाइम इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 the value of A comes out to be 1.93 and in the second time 1.94. For B, first 1.90 and second is 2.05. For C it is 1.99 and for C it is 2.01. अब मैंने ये दो, हमारी ट्रू वैल्यू क्या है, मतलब कितनी आनी चाहिए थी, 2.019. अब हमने देखा इट इज A फॉर एक्यूरेसी एंड P फॉर प्रिसीजन. एक्यूरेसी देखिए, अब आप क्या ये हमारी क्लोज वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज है, नहीं, इट लॉट ऑफ डिफरेंस. तो ये हमारी दोनों वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये वैल्यू आपस में एक दूसरे के करीब हैं, सो इट इज प्रिसाइज. या मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैंने A और P लिखा है. A मीन्स एक्यूरेसी एंड P मीन्स प्रिसीजन. नेक्स्ट 1.90, क्या ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर है ना, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है. 2.05 भी काफी गैप आ गया, और ना ही ये वैल्यू आपस में एक दूसरे की इक्वल है, तो ये वैल्यू प्रिसाइज भी नहीं है. लास्ट वाले सी एक्सपेरिमेंट की it comes out to be 1.99 and 2.01. तो ये वैल्यू आपस में भी एक दूसरे के लगभग बराबर है, और ये देखिए हमारे एग्जैक्ट वैल्यू के भी इनमें से एक वैल्यू लगभग बराबर आ गई है. सो दिस रिजल्ट इज बोथ एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज. ये दो टर्म्स जो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझाया, अगर आप अपने माइंड में ये एग्जाम्पल रखेंगे तो आप कभी भी साइंटिफिकली इन दो टर्म्स को रिलेट, इन दो टर्म्स में मिक्स नहीं होंगे कभी भी. अदरवाइज वैसे इनका मतलब एक है, बट साइंटिफिकली दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट. प्रिसीजन मींस किसी भी वैल्यू का बार बार रिपीट होना, चाहे वो वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के इक्वल हो या ना हो. एक्यूरेसी मींस कि हमारी ट्रू वैल्यू के पास उस वैल्यू का आना, तो वो हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी. And accuracy, कोई value, if one value is accurate then definitely it is precise also. But if one value is precise, it does not sure whether it is accurate or not. Or in short, precision is not guarantee of a accuracy. I hope it is clear. अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स. देखिए क्या होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स. मान लो बच्चों मेरे पास ये नंबर है 2.01.
अब इसमें ये जो हमारा है ये नंबर तो हो गया सर्टेन, दिस नंबर इज सर्टेन, लेकिन जो हमारा ये लास्ट डिजिट है, क्या पता इसके बाद वाला डिजिट 6 था या 5 था या क्या था, तो इसकी जो हमारी वैल्यू है वो अनसर्टेन है। दिस इज सर्टेन नंबर, दिस इज अनसर्टेन नंबर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये सब नंबर्स इंपॉर्टेंट है, हर नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स including the last digit whose value is uncertain। मतलब जितने भी हमारे किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, इसमें क्या है डेसिमल के बाद ये 3 पॉइंट हैं, इसका मतलब क्या है कि मैंने डेसिमल के बाद भी इस वैल्यू को 3 वैल्यू तक फाइंड किया है, तो मेरे लिए ये लास्ट नंबर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये फर्स्ट नंबर है। सो ये सारे हमारे क्या है सिग्निफिकेंट significant figures। So the total number of digits including the last digit whose value is uncertain are known as significant figures। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती, इसके आपको रूल्स लर्न करने हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो रूल्स, first rule, all non-zero digits are significant। इसका क्या मतलब है, मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है जिसमें 0 नहीं है, तो वो हमारे सारे नंबर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो कितने नंबर है इसमें, 3। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। या फॉर एग्जाम्पल और ले लो आप, ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल, in decimal numbers zero before non-zero digit is not significant। मैं सिग्निफिकेंट को एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्या मतलब है इसका, मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल है, इन डेसिमल नंबर 0 बिफोर नॉन जीरो, ये डेसिमल नंबर है, 0 बिफोर नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो हैं, याद रखना नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो हैं इन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, ओनली 1। नेक्स्ट रूल, बिटवीन 2 non-zero digits। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, डाउट है, अभी लूँ या बाद में? नहीं अभी इसके बाद 5 मिनट में ये खत्म होने वाला है। ये फर्स्ट वाले में तुम बोल रहे होंगे ना, सेकंड में इनफाइनाइट, बोलो। वो भी है मैम, सेकंड भी है, सेकंड हाँ? पॉइंट में भी, सेकंड पॉइंट में भी बोलो है ये मैम दोबारा, डाउट। फर्स्ट पॉइंट में मैं तुम्हारा डाउट
वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी इसमें बताऊं, सेकंड पॉइंट अभी में दोबारा सेकंड देखो, इन पॉइंट में डेसिमल डाउट। नंबर बताओ, मैम पूछो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम इसमें जीरो के बाद, पॉइंट के बाद 4 जीरोस हैं और उसके बाद 5th हमने डिजिट है, हमने इसके अंदर फिर 5 डिजिट्स तक फाइंड किया है इसको, 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये जो बाकी 4 लेकिन जीरोस हैं बच्चों, पॉइंट के बाद। कोई बात नहीं हितेश, मैं ये जो पॉइंट लिख रही हूँ ना, मैं समझ गई, ये जो पॉइंट लिख रही हूँ ना, ये आपके इस डाउट को क्लियर कर देगा। एक बार ये पॉइंट लिखने दो, ठीक है? ये जो लिख रही हूँ मैं, ये आपके इस डाउट को क्लियर कर देगा। 1 मिनट रुकिए आप। अब ये क्या कह रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख रहे हो, ये डेसिमल नंबर है, इसमें ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो ये दोनों जीरो हमारे सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन इस केस में हमारे इससे पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसीलिए ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन इसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्लूड हैं, बिकॉज इसके अंदर जीरो के बीच, जीरो के साइड्स में नॉन जीरो डिजिट्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ 2002, तो ये दो नॉन जीरो डिजिट हैं, इनके बीच में जीरो है, आइदर इनके बीच में डेसिमल है या नहीं है, बट ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये इसको हम इंक्लूड करेंगे। हितेश, नाउ इट इज क्लियर और नॉट? यस मैम। ठीक है, क्योंकि इससे पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं था, तभी हमने इसको इंक्लूड नहीं किया था। इसके अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मैं ये रूल्स रब करने पर मैं रिपीट कर रही हूँ, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। वैसे इस वाले केस में बच्चों, आप इनफाइनाइट आंसर भी दे सकते हो। कैसे? मान लो मेरे पास खाली एक नंबर है 2, तो आपसे कोई पूछे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप लिखोगे 1। जब मैं इस 2 को ऐसे लिख सकती हूँ 2.0, तो आंसर हो गया 2। मैं इस 2 को ऐसे भी लिख सकती हूँ 2.00, तो आंसर हो गया 3। मैं इस 2 को ऐसे भी लिख सकती हूँ 2.00, तो आंसर हो गया 4, एंड सो ऑन। तो अगर आप कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें अगर इनफाइनाइट आंसर है और बाकी आंसर इनमें से किसी से मैच नहीं कर रहा, तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके के नंबर में, नॉन डिजिट जीरो में, जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कभी इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, अगर हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, इन डेसिमल नंबर, in decimal number, zeros after non zeros digit is significant। ये क्या कह रहा है बच्चों, अगर मेरे पास डेसिमल नंबर में मान लो ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होगा। अगर राइट हैंड साइड पे किसी नंबर के डेसिमल पॉइंट में जीरो लिखे हुए हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होंगे। अगर ये ऐसा केस होता, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं होते। ये बात में बच्चा हमेशा गलती करता है। डेसिमल नंबर में अगर नॉन जीरो के बाद आपको जीरो दिए गए हैं, डॉट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वो इंक्लूड होंगे। और अगर बिफोर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नॉन डिजिट नंबर इंक्लूड जीरो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट, अगर आपको कोई रियल नंबर गिवन है, वही मान लो मैंने आपको 5 दे दिया और ये बोला कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो वही आप अगर इस तरीके से बताओगे तो 1, 5.0 के हिसाब से बताओगे 2, 5.00 के हिसाब से बताओगे 3, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज, अगर आपसे इस तरीके की साइंटिफिक नोटेशन में पूछा हुआ है, मान लो मेरे को गिवन है 2000,
और मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, तो फर्स्ट आप ये देखिए, अगर किसी नंबर के बाद 0 है तो हमें उसे साइंटिफिक नोटेशन में कर देना है। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते, तो उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। आई होप इट इज क्लियर। एक और बात देखिए, अगर मैं आपको एवोगैड्रोस नंबर दे रही हूँ 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और मैं पूछूं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो कितने होंगे इस केस में? हमें इसे इंक्लूड नहीं, 4। टोटल में 4। ये थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। अब मैं आपको एक सेकंड राउंडिंग ऑफ भी बता रही हूँ। मान लो, सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी बता देती हूँ और मल्टीप्लिकेशन का। देखो बच्चों, एडिशन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे करना है? मान लो मैंने आपको बोला 8.1 प्लस 2.004, हमें क्या करना है? सिंपली ऐड कर लेना है इसको। आपसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जाएगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो आप चेक करो इनमें से कौन सा छोटा टर्म है। छोटा टर्म मेरा मतलब उनकी वैल्यू से नहीं है, मेरा मतलब यहाँ से जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसमें कितने हैं? 4। इट कंटेन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मुझे जो मेरा आंसर है वो सिर्फ कहां तक लिखना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो यहाँ आपसे अगर पूछा जाएगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्योंकि किसी ने भी आपकी कैलकुलेशन नहीं चेक करनी, पेपर में पूछा जाएगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अगर आपके पास जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, तो आपको अपना आंसर सिर्फ वहीं तक लिखना है। इसी तरीके से मान लो मैं मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन में सेम क्वेश्चन ले रही हूँ, तो इसमें भी हम आंसर को सॉल्व कर लेंगे और वहां तक लिखेंगे बस जिसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मान लो मैं ये ले रही हूँ 8.01, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। इसमें कितने हैं? 4। तो जो मेरा जितना भी आंसर आएगा उसे मैंने सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, लेकिन राउंडिंग ऑफ करके लिखना है। अब वो कैसे करते हैं 2 मिनट में समझ लीजिए। मान लो मेरे पास नंबर है 2.26 और मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लाना है। तो बच्चों जब भी वैल्यू यहाँ 5 से ग्रेटर हो तो हम क्या कर देंगे? इससे आगे वाली वैल्यू में +1 कर देंगे, आइदर इट इज इवन और ऑड। इफ दिस वैल्यू इज लेस मोर देन 5, तो आंसर विल बी 2.5। ये मैं आपको राउंडिंग ऑफ बता रही हूँ, ये राउंड ऑफ बता रही हूँ। अगर हमारा आंसर है 2.24, तो दिस वैल्यू इज लेस देन 5 और मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर चाहिए, तो मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.2 तक। और अगर मेरे पास ये सिचुएशन है कि मेरे पास 5 है, तो यहां बच्चों 2 केस बनेंगे। मुझे इसका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए। अगर मेरे पास एग्जैक्ट नंबर 5 है, देन व्हाट टू डू? सी द नंबर, इवन नंबर पे करते हैं। हाँ जी, इवन नंबर पे कौन करते हैं बोला? ना। हितेश 2 मिनट से बोला। अगर हमारा इससे पहले वाला नंबर इवन है तो हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2.2। लेकिन अगर मेरा इससे नंबर पहले ऑड है तो हम उसमें +1 ऐड करके लिख देंगे, तो यहाँ हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2.4। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो इन केस ऑफ एनी नंबर, आइदर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, और आपको 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो अगर हमारा नंबर अबव 5 है तो हम उससे पहले वाला नंबर चाहे इवन हो या ऑड हो उसमें +1 करके लिख देंगे, जैसे ये केस में। और अगर हमारा नंबर 2.24 लिखा हो, लेस देन 5 है, काइंडली म्यूट योर माइक्स प्लीज। तो ये हमारा
नहीं होगा, लेकिन हमारा नंबर 5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला अगर नंबर इवन है तो हम उसे एज इट इज रख देंगे, और अगर हमारा नंबर और तो उसमें +1 ऐड कर देंगे। That's all about today's lecture. Now start taking the problem. Any problem? No, Any ma'am. problem? No, ma'am. तो मेरे से No, लास्ट ma'am. क्लास में बच्चे, मेरे से लास्ट, प्लीज काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज।